क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों। द टर्म वासुकी इंडिकस इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज इन रेफरेंस टू। वासुकी इंडिकस क्या है? ठीक है, तो हाल ही में आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट ने जो है वो खोजा है 47 मिलियन ईयर्स एगो एक फोसिल, ठीक है, जिसका नाम था वासुकी इंडिकस। ठीक है, कहाँ से खोजा है? तो कच्छ गुजरात से खोजा है और ये एक सांप का था। तो ये भारत में पाए जाने वाले विषैले सांप की एक प्रजाति के जीवाश्म है जिसको वासुकी इंडिकस बोला जाता है। तो ये न्यूज में था इसलिए पूछ लिया। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 73। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशनरी गैप रिफर्स टू ए सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। और बोल रहा है दूसरा, इंक्रीज इन टैक्स एंड द रिडक्शन इन ट्रांसफर पेमेंट कैन रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी गैप। अस्फीतकारी अंतराल। देखो, इन्फ्लेशनरी गैप नाम से पता चल रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप ऐसा सिचुएशन होता है, मतलब महंगाई का सिचुएशन। अब महंगाई का सिचुएशन कब होगा? जब आपका एग्रीगेट डिमांड, जब आपका मांग जो होगा वो ज़्यादा होगा और एग्रीगेट सप्लाई और आपूर्ति कम होगा। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 1000 पैकेट मैगी का डिमांड है लेकिन सप्लाई है 900 पैकेट ही। तो उस केस में क्या होगा कि खरीदने वाले तो बहुत हैं लेकिन है बहुत कम अवेलेबल। तो लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक मैगी का पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है हम आपको 12 रुपये देते हैं, कोई बोलेगा नहीं हम 15 रुपये देंगे क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप उसी को बोलते हैं जब आपका एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो आपका इकोनॉमी का प्रोडक्टिव कैपेसिटी से क्या होगा, अधिक होगा। जितना इकोनॉमी उत्पादन कर सकती है उससे आपका एग्रीगेट डिमांड जो होगा, मांग अधिक होगा। लेकिन यहाँ बोला है कि कम होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है तो हमें पूछा कौन सा करेक्ट, तो ये ऑप्शन चला गया और ये भी ऑप्शन चला गया। अब हमको चेक करना है कि दूसरा सही है या नहीं। वो रहा इंक्रीज इन टैक्स एंड रिडक्शन इन ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है दोस्तों? उसको हिंदी में बोलते हैं अंतरण भुगतान। अंतरण भुगतान होता है जो वन साइडेड होता है। ठीक है, उसमें कोई भी गुड्स और सर्विस आप प्रोड्यूस नहीं करते हो, बस आपको सरकार पैसा दे देती है। जैसे सब्सिडी का पैसा हो, तो सब्सिडी का जो पैसा दिया जाता है तो बदले में आप कुछ उत्पादन नहीं कर रहे हो। स्कॉलरशिप जो दिया जाता है बदले में उत्पादन नहीं कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या होगा, आपको हाथ में पैसा जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके हाथ में पैसा जाएगा, यहाँ बोल रहा है कि रिडक्शन इन ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट अगर सरकार कम करेगी तो आपके हाथ में पैसा, रुपया जो होगा वो कम होगा। ठीक, और पहला ऑप्शन है, पहला क्या है कि इंक्रीज इन टैक्स। टैक्स अगर सरकार बढ़ा देगी तो आपके हाथ में रुपया क्या होगा, कम बचेगा। तो आपके हाथ में जब पैसा दोस्तों कम होगा तो आप डिमांड चीज़ों को कम करेंगे, है ना। तो उससे आपका इन्फ्लेशनरी गैप क्या होगा, कम होगा। तो वही बोल रहा है कि जब हम टैक्स में वृद्धि करते हैं और अंतरण भुगतान में कमी होता है तो अस्फीतकारी अंतराल को कम कर सकती है। तो ये हमारा सही है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 73 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए फॉरेन मैन्युफैक्चरर एक्वायरिंग एन इंटरेस्ट इन इंडियन कंपनी दैट सप्लाइज इट विद द रॉ मटेरियल इट नीड्स। बोल रहा है एक विदेशी विनिर्माणकर्ता द्वारा एक भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित करना जो उसे उसकी ज़रूरतों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। कहने का मतलब मान लीजिए एक विदेशी कंपनी है एफ के नाम से, ठीक है, और ये भारत की कोई इंडियन कंपनी के शेयर को एक्वायर की है। और क्यों एक्वायर की है? ताकि इस इंडिया कंपनी से उसको रॉ मटेरियल मिले। कहने का मतलब मान लो नाइकी जो है वो विदेशी कंपनी है, ठीक है। ये मान लो इंडिया की ऐसी कंपनी को एक्वायर करे जो नाइकी क्या बनाती है, जूता बनाता है और कपड़ा बनाता है। तो ऐसी इंडिया कंपनी को एक्वायर कर ले जो इसको कच्चा माल मिले, चमड़ा दे दे या फिर कपड़ा दे दे। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी एक्वायर करती है जो उसको रॉ मटेरियल को पूरा करता है, वो ऑप्शन है पहला। दूसरा बोल रहा है ए फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट इन इंडियन बिजनेस दैट इज अनरिलेटेड टू इट्स कोर कंपनी। हो रहा है कि विदेशी कंपनी, मान लो एक विदेशी कंपनी है, वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है जो इसका मेन काम नहीं है। मतलब नाइकी जो है, नाइकी का मेन काम है क्या, जूता वूता बनाना, फुटबॉल बनाना, ये। लेकिन मान लीजिए ये कोई सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी में, इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, जो इसके कोर काम से रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड है। ठीक, तो ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा बोल रहा है ए फॉरेन कंपनी इस्टेब्लिशेज द सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इंडिया एज इट ऑपरेट्स इन इट्स होम कंट्री। मतलब एक विदेशी कंपनी एफ है, वो भारत की वैसी कंपनी एक्वायर करती है जो वही काम कर रही है। जैसे नाइकी जो है वो उसने एक्वायर कर लिया पैरागॉन को, ठीक है, या फिर या फिर बाटा को एक्वायर कर लिया। तो मतलब सेम काम कर रहे, सेम कंपनी को एक्वायर किया। तो वो तीसरा ऑप्शन है। बोल रहा है कि किस इनमें से कौन सा जो है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, क्षैतिज एफडीआई माना जाता है। ठीक है,
तो देखो एफडीआई जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। पहला होता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, जिसमें ये तीसरा ऑप्शन जो है वो वही है कि जिसमें एक कंपनी वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जो वो उसका मेन काम है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल एफडीआई का एग्जांपल है, तो ये ऑप्शन तो होगा। दूसरा होता है वर्टिकल एफडीआई। इसमें क्या होता है, एक कंपनी ऐसे कंपनी को एक्वायर करती है जो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल एफडीआई, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि ये वर्टिकल एफडीआई का है। तीसरा ऑप्शन होता है कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ एफडीआई। जी एक कंपनी वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है जो इसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। तो पहला ऑप्शन वर्टिकल एफडीआई का एग्जांपल है, दूसरा ऑप्शन कॉन्ग्लोमेरेट का है, तीसरा ऑप्शन हॉरिजॉन्टल एफडीआई का है। तो हमारा हमसे पूछा हॉरिजॉन्टल एफडीआई, तो ऑप्शन होगा हमारा 3। तो केवल 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 75 देखते हैं। बोला कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। बोला हाउ मेनी ऑफ द अबव वेयर द प्राइमरी गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में टोटल 12 जो है 5 ईयर प्लान हुए हैं, जो 1900 आपका 5 ईयर प्लान जो शुरू हुआ है दोस्तों वो 1951 से हुआ है, ठीक है। पहले मैंने 1947 बताया था, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। 1951 से आपका 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था, ठीक है, और वो आपका लगभग 2017 तक चला 12वां 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। अब देखिए 5 ईयर प्लान जो बनाया गया था उसका जो मेन प्रभाव हुआ था वो रूस के यूएसएसआर जो था उससे प्रभावित था, ठीक है। उसी से हम लोगों ने 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट लेके आया। तो 5 ईयर प्लान का मकसद था कि हमको इकोनॉमी को ग्रो करना है, आधुनिकीकरण करना है, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता भी लाना है और इक्वलिटी समानता भी लाना है। तो शुरू के जो 5 ईयर प्लान थे, शुरू के 7 जो 5 ईयर प्लान थे, है ना, उसमें हम फोकस कर रहे थे सेल्फ रिलायंस पे। किस पे फोकस कर रहे थे, सेल्फ रिलायंस पे हम लोग कर रहे थे, वो थोड़ा ध्यान देना है। इसके अलावा बाकी इक्विटी हो गया, मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो सारा चीज़ कॉमन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल 4, सभी 4। नेक्स्ट बोल रहा है अल्ट्राजेनेसिया या अल्ट्राजेनेका फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिटेड दैट इट्स कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड हैड्स रेयर साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ठीक है। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म थ्रोम्बोसिस। तो बोल रहा है कि एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसने स्वीकार किया कि जो उसका कोविशील्ड वैक्सीन है उससे कुछ मामलों में देखा गया है कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो रहा है। तो बोल रहा है कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि अब ये न्यूज़ में बहुत था कि बहुत सारे जो कोविशील्ड वैक्सीन लिए हैं, बाकी और भी वैक्सीन लिए हैं, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, मतलब ब्लड जो है जम जा रहा है बॉडी के अलग अलग स्थानों पे, है ना, जिसके कारण बहुत सारा गंभीर समस्या का उदय हो रहा है, ठीक है। जैसे पैर हाथ में दर्द होना, पैर हाथ में सूजन हो जाना, कम कम सांस लेना, ब्रेन डैमेज होना, तो ये सारा चीज़ हो रहा है। उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, बोलते हैं, या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज रेयर कंडीशन इन विच ब्लड क्लॉट्स फॉर्म इन अनयूजुअल प्लेसेस इन द बॉडी। यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें शरीर में असमान स्थानों पर रक्त के थक्के जम जाते हैं, ठीक है। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आउटकम बजटिंग। आउटकम बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो बजटिंग होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है ना। एक ही साथ बता देते हैं। एक होता है जीरो बजटिंग, ठीक है। एक को बोलते हैं लाइन बजटिंग, एक को बोलते हैं आउटपुट बजटिंग, और एक को बोलते हैं आउटकम बजटिंग, ठीक है। ये मेन जो है बजट का टाइप होता है। जीरो बजट में क्या होता है, इसमें स्क्रैच से जो है आपका पैसा दिया जाता है, मतलब ये नहीं कंसीडर किया जाता है कि पिछले साल कितना दिए थे, बस ये देखा जाता है कि नया कोई स्कीम है तो दे दो पैसा, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, हल्का हल्का दिमाग लगा, उसको बोलते हैं जीरो बजट। एक होता है लाइन बजट। लाइन बजट में ये देखा जाता है कि पिछले साल मान लो 1000 बच्चों को, 1000 मान लो जिला में या 100 जिला में हमको बिजली देना था, तो उसके लिए मान लीजिए हमने 700 करोड़ दिया, ठीक है। अगले साल मान लो 50 जिला में हमको देना है तो कितना देंगे, तो इसी के हम लोग रेशियो में निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं लाइन बजटिंग। इसमें हम लोग आउटकम आउटपुट पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद एक होता है आउटपुट बजट। आउटपुट बजट में देखते हैं कि जैसे हमने 100 कंप्यूटर्स किसी डिस्ट्रिक्ट में डाला, ठीक है, तो उसमें उसके कारण लिटरेसी रेट मान लो 70% ग्रोथ हुआ। अगले साल हमको मान लो लिटरेसी रेट को बढ़ाना है 80%, तो हम कितना पैसा, कितना कंप्यूटर हमको डालना चाहिए,
उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट बजट। ठीक, उसके बाद एक होता है आउटकम बजट। आउटकम बजट में ये देखा जाता है, सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि उसका आउटपुट कितना है और कितना हमको करना है, इसमें यह भी देखा जाता है कि भाई जब हमारा लिटरेसी रेट 70% बढ़ा तो उसके कारण कितना जो है लोगों को रोज़गार मिला या कंडीशन इंप्रूवमेंट हुआ, क्वालिटी कितना इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, तो फिर अगर हमको 80% करना है तो हम कितना जो है आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं आउटकम बजटिंग। ठीक है, तो आउटकम बजट में क्या देखा जाता है, आउटकम तो देखा ही जाता है और उसको मेजर भी किया जाता है क्वालिटी के हिसाब से। तो बोल रहा है इट गिव्स प्रोजेक्ट वाइज आउटले फॉर ऑल मिनिस्ट्री अगेंस्ट आउटकम्स लिस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हमारा जो है वो सही है। फिर बोला द आउटकम्स आर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी यूनिट्स और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटेटिव टारगेट्स एंड अचीवमेंट। बोला इसके परिणाम न केवल मौद्रिक निधियों या भौतिक भौतिक अवसंरचना के संदर्भ में बल्कि गुणात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में भी अपेक्षित होते हैं। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बोथ 1 एंड 2 है। तो चारों बजट जो है आप याद रखिएगा, जीरो बजट, लाइन बजट, आउटपुट बजट, आउटकम बजट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द कुडियट्टम आर्ट फॉर्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो कुडियट्टम आर्ट फॉर्म जो है दोस्तों वो केरला का जो है थिएटर है, मतलब नाटक है। समझ में आया? उसको कुडियट्टम भी बोलते हैं, इसको कूथीवट्टम भी बोला जाता है। इसको जो है कौन कम्युनिटी करती है, इसको करती है कौन कम्युनिटी, चक्यार कम्युनिटी करती है। ठीक है, और इसका जो लैंग्वेज है वो संस्कृत थिएटर फॉर्म है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं कुडियट्टम। ठीक है ना, और ये कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उससे ये लिखा गया है। और आपको प्लस इसके अलावा विक्रमो उर्वशीयम से भी इसका थीम जो है वो लिया गया। और आपको पता है चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो या विक्रमो उर्वशीयम हो, ठीक है ना, दोनों जो है संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, तो ये इसका जो ओरिजिनेशन था 10th सेंचुरी एडी में था। 10th सेंचुरी एडी में केरला में इसका था। और ये भारत का सबसे पुराना जो है आपका थिएटर है, मतलब नाटक है। ठीक है, और हिंदू टेम्पल में ये सब होता है, आपको पता है। और जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है ना, भगवान का, उससे ये रिलेटेड होता है। और इसका जो मेन व्यक्ति जो इसको प्रमोट किए थे उसका नाम था मार्गी मधु चक्यार, और वो चक्यार कम्युनिटी के थे। तो वो राइट इज संस्कृत थिएटर फॉर्म ऑफ केरला। ठीक है भाई, सही है। इट इज परफॉर्म बाय द चक्यार कम्युनिटी, ये भी हमारा सही है। वो राइट है भी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। इसको जो है 2008 में यूनेस्को का जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है उसमें ऐड किया गया, ये भी हमारा सही है। तो कितना सही है, तीनों का तीनों सही है, ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखिए, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। इसमें आपको जब रिवाइज कीजिएगा किसी भी बुक से तो देखिएगा थिएटर फॉर्म का नाम, नाटक का नाम, है ना। अच्छा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ हमको कि जो गटका होता है, गटका, ठीक है, ये आपका कहाँ का है। ठीक है, उसके बाद नौटंकी कहाँ का है। ठीक है, तमाशा कहाँ का है, और जो भवई है दोस्तों, भवई वो कहाँ का है वो बताइए। ठीक है, जो भी होमवर्क हम दे रहे हैं बताने के लिए उसको सीरियसली लीजिएगा। जो मजाक में लेंगे वो मजाक में ही बन के रह जाएंगे, इसीलिए अच्छे से सीरियसली होकर पढ़िए। नेक्स्ट बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एविएशन सेक्टर इन इंडिया। भारत में जो विमान क्षेत्र है उसके बारे में हमारा प्रश्न है। बोल रहा है सिविल एविएशन सेक्टर जो है वो हमारे जीडीपी का 3% से कम है। ठीक है, देखिए जो सिविल एविएशन सेक्टर है दोस्तों वो हमारे जीडीपी का 5% रोल प्ले करता है और रोज़गार देता है लगभग 40 लाख लोग को। ठीक है, भारत में अभी प्रेजेंट में बात करेंगे तो मोटा मोटी जो है 130 से 40 जो है हमारे पास एयरपोर्ट हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा कि जीडीपी में जो है 3% से कम नहीं है, 5% है। फिर बोला जो डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नगर विमानन महानिदेशक, नागरिक विमानन के क्षेत्र के लिए एक विनियामक संस्था, ये हम लोग पढ़ते भी हैं। और सिविल एविएशन के लिए, मिलिट्री एविएशन के लिए नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, सिविल एविएशन मतलब जो आम नागरिक के लिए होता है, मिलिट्री के लिए नहीं, उनको रेगुलेट करने का काम करता है डीजीसीए। दूसरा बोल रहा है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश काम नागरिक विल बी एप्लीकेबल ऑन फ्लाइट्स विथ कवर डिस्टेंस बिटवीन 200 किलोमीटर टू 1200 किलोमीटर। देखो आम जनता के लिए जो है लाया गया था उड़े देश काम नागरिक, ताकि सभी लोग जो है जो पैसे के कारण जो है वंचित ना रहे फ्लाइट में उड़ने से। इसके लिए भारत सरकार बोली एक उड़ान स्कीम लेकर आई, उड़े देश काम नागरिक। इसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी बोला जाता है। इसमें जो डिस्टेंस कवर है वो 200 किलोमीटर से 800 किलोमीटर का अगर आप जर्नी तय करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है फ्लाइट सस्ता मिलता है। ठीक है, इसलिए के लिए
जो कंपनी इस रूट पे चलती है, जो 200-800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ना, उसके लिए सरकार जो है उनको सब्सिडी ये सब देता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, अगर कोई पहाड़ी एरिया है, अगर कोई रिमोट एरिया है, कोई आइलैंड है या कोई सिक्योरिटी सेंसिटिव रीजन है, उसके लिए 200 किलोमीटर से 800 किलोमीटर का जो दूरी है वो लिमिट नहीं है। मतलब अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई दुर्गम क्षेत्र है, कोई रिमोट एरिया है, कोई आइलैंड है, कोई सिक्योरिटी सेंसिटिव एरिया है, तो उसके लिए 200 से 800 किलोमीटर का नहीं, वो कितना भी डिस्टेंस रहेगा तो उसके लिए उड़ान स्कीम जो है वो लगेगा, ठीक है। तो सरकार जो है बोलती है कि फ़्लाइट के कि आप कुछ सीट जो है हर फ्लाइट पे, शॉर्ट डिस्टेंस जो फ्लाइट है उस पर आप क्या कीजिए, कुछ सीट सब्सिडाइज रेट पे जो है रिजर्व रखिए, ठीक है, क्लियर। तो ये हमको याद रखना है, 200 से 1200 किलोमीटर नहीं है, 200 से 800 किलोमीटर है, ये गलत है। तो कितने कथन सही है, ठीक है, एक ही है, ओनली वन हमारा जो है वो सही है। इसके अलावा हमारे पास नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय नागरिक विमानन हमारा पॉलिसी है, जो ये बोलता है कि भारत को, अभी भारत का जो पोजीशन है नागर विमान सिविल एविएशन में, वो 9वें पोजीशन पे है। तो उसको हमको कम करके 3 पे लाना था 2022 तक, ये इसका मकसद है, ठीक है। टिकट के प्राइस को कम करना था, कार्गो का जो माल ढुलाई है उसको बढ़ाना था, लोगों को स्किल देना था, तो ये मकसद था नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का। तो आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों अब 80 देखते हैं। बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है निर्वाचन के संदर्भ में। क्वेश्चन बैठी है दोस्तों इलेक्शन के संदर्भ में, निर्वाचन के संदर्भ में। बोला इलेक्शन का ईवीएम को विनिष्ट होना, बूथ कैप्चर करना, नेचुरल डिजास्टर। बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर वैलिड रीजन टू डिक्लेयर ए पोल एट ए पोलिंग स्टेशन वाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बोल रहा है तीनों में से कितने ऑप्शन में इलेक्शन कमीशन जो है अगर मतदान केंद्र पर मतदान को अमान्य मतलब डिक्लेयर कर सकता है कि मतदान जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन के पास जो दोस्तों पावर दिया गया है ना, तो उसके लिए 2 कानून है, एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। तो इलेक्शन के पहले क्या क्या करना है, वोटर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन एलिजिबल होगा, पूरा ओवरऑल इलेक्शन कब होगा, कैसे होगा, कैंडिडेट का नामांकन कैसे होगा, उसके लिए 1950 का है जन प्रतिनिधित्व कानून। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक्चुअल इलेक्शन कब हो रहा है ना, उसका कैंपेन कैसे होगा, सिंबल कैसे दिया जाएगा, ठीक है, पोलिंग का जो प्रक्रिया है वो कैसे चलेगा, चुनाव का प्रक्रिया, वोट का प्रक्रिया, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, ठीक। तो अगर कोई व्यक्ति या कभी भी इलेक्शन डैमेज हो जाता है या बूथ को कैप्चर कर लिया जाता है या नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तो तीनों के तीनों केस में, ठीक है, इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन को जो है रद्द कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, फिर वहाँ से दोबारा इलेक्शन हो सकता है, ठीक है, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई व्यक्ति है दोस्तों, अगर वो आपका रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का है, ठीक है ना, कैंडिडेट है, और अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो इलेक्शन जो है वो थोड़ा देर के लिए स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो कंडीशन है इलेक्शन स्थगित होने का, कोई व्यक्ति के डेथ होने, वो तभी होगा जब वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का है तब, और उसने वैलिड नॉमिनेशन नामांकन जारी किया है, दाखिल किया है तब। और उसका डेथ कब होना चाहिए, तो जब वो नामांकन दाखिल करता है तो उसका लास्ट जो दिन रहेगा उसके 11 बजे के बाद होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन इलेक्शन का लास्ट डेट होगा नामांकन का, उसके 11 बजे दिन के बाद अगर उसका डेथ होता है तो वोटिंग जो होगा वो क्या होगा, और वोट होने से पहले, है ना, ये नहीं कि वोट होने के बाद नहीं, अगर नामांकन का लास्ट दिन के हो रहा है उसके 11 बजे के बाद और वोट होने के पहले अगर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट है उसका डेथ हो जाता है, तब इलेक्शन उस केस में एडजर्नमेंट हो जाएगा, है ना, स्थगित हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 81। बोल रहा है रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 proposed dams inside the Kalesar wildlife sanctuary. In this context, in which of the following state or union territory of India the Kalesar wildlife sanctuary is situated? तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बोला है कि कलेसर वन्य अभ्यारण्य में प्रस्तावित 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। तो बोल रहा है कलेसर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो सबको पता है लगभग, ठीक है। और ये फेमस है यमुना नदी के बगल में, ठीक है, जो यमुना डिस्ट्रिक्ट है आपका हरियाणा का, वहाँ पे आपको कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और ये शिवालिक फुट हिल में पड़ता है, शिवालिक के तलहटी में पड़ता है। और कलेसर यहाँ पे जंगल भी, यहाँ पे अलग अलग टाइप के जानवर वानवर मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कलेसर का किला है जिसको बनाया गया था मुगल एम्परर औरंगजेब जब था राजा, मतलब शहंशाह था,
ठीक है, संसार का चूतिया राजा था, तो उस समय जो है वो बनाया गया था। ठीक है, कब, और ये कहाँ पे, हरियाणा पे है। 81 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग कंसीडर द फॉलोइंग वेरिएबल्स। लेखांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। वेरिएबल्स पे, चरों पे। वेरिएबल वो चीज़ होता है जिसका वैल्यू जो है दूसरी चीज़ पे डिपेंड होता है। ठीक है, उसको वेरिएबल्स बोला जाता है, जो चेंज हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू 2x है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और y भी क्या है, वेरिएबल हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, या y को हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं इस संदर्भ में कि उसका वैल्यू जो है, एक्स यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, और वाई डिपेंड कर रहा है 2x पे, तो जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है उसको वेरिएबल बोला जाता है। बोल रहा है कि कौन सा फ्लो वेरिएबल है निम्नलिखित में से, आय, प्रॉफिट, बैंक बैलेंस या फिर इक्विटी शेयर होल्डिंग। ठीक है, आय, लाभ, बैंक बैलेंस, इक्विटी शेयर होल्डिंग। देखो, जो हमारा इकोनॉमिक वेरिएबल होता है दोस्तों, वो दो टाइप का होता है। एक को बोला जाता है स्टॉक वेरिएबल, ठीक है, और एक को बोला जाता है फ्लो वेरिएबल। तो फ्लो वेरिएबल जो होता है वो उसके लिए एक ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है, लेकिन जो स्टॉक वेरिएबल होता है वो एक पार्टिकुलर टाइम में देखा जाता है। मान लो मैं पूछूं कि 15 अगस्त 2023 में कितना रेट था, तो वो हो गया एक स्टॉक वैल्यू जो एक फिक्स डेट पे होगा। लेकिन मैं पूछूं कि ये बताइए कि एक साल में कितना ये हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो वेरिएबल। क्लियर। तो फ्लो वेरिएबल जो होता है ओवर टाइम होता है। ठीक है ना, एक टाइम पीरियड में लिया जाता है, राइट। और जो हमारा स्टॉक वैल्यू होता है वो एक टाइम पीरियड, जैसे बैंक का बैलेंस है, तो बैंक का बैलेंस ये नहीं बोलेंगे पिछले एक साल में कितना, तो वो एक एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट देखेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि 10 फरवरी को आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो एक पार्टिकुलर डेट में देखें तो बैंक बैलेंस क्या होगा वो। लेकिन अगर हम प्रॉफिट का बात करेंगे तो प्रॉफिट एट ए पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे दोस्तों हम जो है वो, अगर हम प्रॉफिट का बात करें या हम इनकम का बात करें तो प्रॉफिट देखा जाएगा एक टाइम पीरियड में, आय भी देखा जाएगा एक टाइम पीरियड में, है ना। एक पार्टिकुलर टाइम में नहीं बोल सकते। जैसे मैं ये नहीं बोल सकता कि 15 अगस्त, अभी मैं या मान लो 10 फरवरी 2023 में आपका इनकम कितना है, क्योंकि एक महीना में निकलेगा, हमको देखना पड़ेगा पिछले एक महीना में, एक साल में या 7 दिन में। उसी तरह प्रॉफिट तुरंत नहीं निकाल पाएंगे उसी दिन कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन हाँ उस समय कितना बैंक बैलेंस है ये हम पता कर सकते हैं। उस समय आपके पास कितना शेयर होल्डिंग है किसी कंपनी का वो बताया जा सकता है। तो जो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। और जो एट ए इंस्टेंट होता है, एक कोई घड़ी होता है, समय का घड़ी के समय, तो उसको जो बोलते हैं वो होता है स्टॉक। ठीक, राइट। तो बैंक बैलेंस और इक्विटी क्या है, ये स्टॉक है, और इनकम और प्रॉफिट क्या है, फ्लो। तो बोल रहा है कितने जो है वो फ्लो वेरिएबल है, होगा ओनली 2, है ना, पहला और दूसरा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज, है ना, राइट, या फिर जो पैसा आप निकालते हो वो भी फ्लो वेरिएबल होता है। बैंक में जो बैलेंस है वो स्टॉक है, लेकिन जो पैसा निकाल रहे हो या फिर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो फ्लो वेरिएबल कहलाता है। उसी तरह से अगर आपके पास जितना शेयर होल्डिंग है वो स्टॉक वेरिएबल है, लेकिन अगर आप शेयर का खरीद बिक्री करते हो तो वो हमारा फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्लो वेरिएबल क्या है, स्टॉक वेरिएबल क्या है, इसको याद ही करना पड़ेगा, कोई इसका चारा नहीं है कि कौन सा फ्लो है कौन सा स्टॉक है। 82 का आंसर जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन 83, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो भारत में कौन सा एक स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य था। देखो, जब हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म किया था, ठीक है, वो क्यों किया था, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आपको पता है ब्रिटेन का जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था उसके कारण हमारा खेती बहुत नुकसान था। हम लोग को इंडस्ट्री के लिए ज़मीन भी चाहिए होता, हम लोग को इक्वालिटी भी लाना था समाज में। ठीक है, हम लोग को ज़मींदारी प्रथा को इसलिए धीरे धीरे ख़त्म करना था, कंसंट्रेशन का वेल्थ जो कंसंट्रेशन था उसको कम करना था, लोग एग्रीकल्चर को प्रमोट करना था। इसके लिए ज़रूरी था भूमि सुधार करने का, इसके लिए हम लोगों ने भूमि सुधार किया। और फिर एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी लाया, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया, लैंड सीलिंग पे फोकस किया और लैंड का कंसोलिडेशन, ये सब पे फोकस किया था। ठीक है, तो मेन मकसद क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस फार्मर, जो गरीब की भूमिहीन किसान उसको भूमि का वितरण, तो ये तो था। दूसरा बोल रहा है कि कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग टू बूस्ट द रियल एस्टेट। देखो, रियल एस्टेट सेक्टर को उस समय उतना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। हाँ, हम लोग छोटे छोटे ज़मीन को जोड़ना चाहते थे, लेकिन इसलिए नहीं, हम लोग एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए चाहते थे, ना कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको। तो ये गलत होगा। नेक्स्ट बोल रहा है प्रमोशन ऑफ हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री ये सब नहीं, वो मोटा मोटी उस समय भारत में ज़मीन का कमी जो उसको नहीं था, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए उतना भी प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ा लैंड रिफॉर्म का। मेन मकसद था
मकसद था गरीबी दूर करना, किसानों को ज़मीन देना जो कि भूमिहीन किसान है, और सोशल सामाजिक न्याय को लेके आना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर बोल रहा प्राइवेटाइजेशन का भी कोई उसमें बात उस समय नहीं होता था। ठीक है, और कॉमर्शियल कल्टीवेशन को प्रमोट करना वो नहीं था, खाने के लिए उस समय नहीं था, तो कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यिक कृषि थोड़ी करेंगे बेचने के लिए। तो मेन जो था वही था, जो ऑप्शन हमने बताया 83 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अच्छा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि लैंड रिफॉर्म जो भारत में हुआ वो इंडिया के कौन कौन से स्टेट में सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, ये आप बताइए। तो लैंड रिफॉर्म का बात हम लोग के सेकेंड 5 ईयर प्लान से ही होने लगा था, है ना, जो आपका 1956-57 से लेके 1961 तक चला था। ठीक है, और लेकिन बात होने लगी थी, लेकिन जो हमारा लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार के बारे में जो उद्देश्य था कि भूमि सुधार का उद्देश्य क्या था, उसका चर्चा 8th 5 ईयर प्लान में हुआ था। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 84। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत ही पुराना बैंक है दोस्तों, ये 1966 में बना था और इसका हेड क्वार्टर है मनीला। ठीक है, मनीला कहाँ है दोस्तों? फिलीपींस। ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर है ना। और इसमें सबसे बड़ा जो शेयर होल्डिंग वो किसके पास है बताओ? जापान के पास है और यूएस के पास है, दोनों के पास। ठीक है, दोनों के पास लगभग 15.6% है। 15.6% यूएस के पास, 15.6% आपका जापान के पास। उसके बाद शेयर जो है वो चाइना के पास है। ठीक है, चाइना के पास। और फिर जो है चौथे नंबर पे किसके पास है? इंडिया के पास है। तो हम बोल सकते हैं इंडिया जो है शुरू के टॉप 5 में है, चौथे स्थान पे है, और फर्स्ट पे है जापान और अमेरिका। ठीक, उसके बाद इसके हेड क्वार्टर हमने बता दिया। और इसके जो अभी सदस्य हैं दोस्तों, वो लगभग सदस्य इसके हैं 68 मेंबर। 68 सदस्य इसके हैं अभी तक, 68 देश। ठीक है, काम इसका है, काम क्या है इसका? प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जो है डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए प्रमोट करना इसका मकसद है। जो डेवलपिंग कंट्री है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना इसका काम है। ठीक है, और मेंबर जो देश हैं उसको डेवलपमेंट पॉलिसी और प्लान में मदद करना और टेक्निकल असिस्टेंस देना ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लाया जा सके। तो बोल रहा इंडिया इज अमंग द टॉप 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो ये ठीक है भाई, टॉप 4 में आता है। फिर एट प्रेजेंट इट है मोर देन 100 मेंबर, गलत हो गया। कितना है दोस्तों? लगभग 70 के आसपास, 68 के आसपास। फिर बोल तो ये दूसरा गलत हो गया, बोल रहे इट प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग टू ओनली द पब्लिक सेक्टर। नहीं, पब्लिक प्राइवेट दोनों पे फोकस करती है, इसीलिए ये ऑप्शन जो हमारा गलत है। तो कितने कथन सही है? केवल एक कथन सही है, ओनली वन हमारा करेक्ट है। तो 84 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम 85 देखते हैं। अच्छा, आपको बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के, जो नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है और कब बना था? और दूसरा बताइए जो एशियन जो अफ्रीकन बैंक है, तो उसके अलावा अफ्रीकन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ये बताइए कि अफ्रीकन इन्वेस्टमेंट बैंक का इंडिया मेंबर है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शिपिंग सेक्टर इन इंडिया। भारत में पोत परिवहन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अराउंड 95% ऑफ इंडिया ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज ट्रांसपोर्टेड बाय सी। देखिए, समुद्र से भारत का बहुत सारा व्यापार होता है। भारत का अगर हम मूल्य के हिसाब से देखें तो भारत का लगभग 68% जो व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से होता है। अगर वॉल्यूम मतलब आयत के हिसाब से देखें, आयतन के हिसाब से, तो लगभग 95% जो है इंडिया का हमारा कहाँ से होता है? समुद्र से होता है। भारत का समुद्री लाइन जो है लेंथ जो है वो लगभग आपका 7517 किलोमीटर है। ठीक है, और जो भारत जो है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। शिप मतलब पुराने पुराने जहाज़ को इंडिया में तोड़ के नया बनाया जाता है, उसका मतलब मरम्मत होता है। ठीक है ना, और उससे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है लकड़ी उकड़ी लोहा हुआ उसको निकाला जाता है। तो जितना भी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है पूरे विश्व का, उसका 30% जो इंडस्ट्री है शिप ब्रेकिंग इंडिया में है। और भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिप तोड़ने का, जहाज़ तोड़ने का जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे? अलंग में है। ठीक है, अलंग कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बोल रहा है 95, ये हमारा सही है। अब देखिए, एक होता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब नदियों के द्वारा जो हमारा व्यापार, जो आवागमन होता है नदी के द्वारा, समुद्र के द्वारा नहीं, उसको इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हम लोग बोलते हैं। वो कितना है? तो जितना भी भारत में आपका सामान का ढुलाई होता है उसका मात्र 2% होता है किससे? आपका इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इसको प्रमोट करने के लिए भारत सरकार जो है
क्या बना रहा है, अलग अलग जो है नेटवर्क बना रहा है, टर्मिनल बना रहा है। इसके लिए हम लोग नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, इस तरह से हम लोग बना रहे हैं। आपका काम ये है कि नेशनल वाटरवे 1 से लेकर नेशनल वाटरवे 6 तक आप देख लीजिए कि कौन कौन सा स्टेट से पास कर रहा है, लेंथ कितना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो है वो इलाहाबाद से, सदिया से जो है इलाहाबाद से कहाँ तक जा रहा है बताइए, धुबरी तक। इलाहाबाद से जो है वो धुबरी तक नेशनल वाटरवे बन जाता है। उसी तरह से 2 कहाँ जाता है, 3 कहाँ जाता है, मोटा मोटी आपको जो है ध्यान रख के देख लेना है, ठीक है। सारा हमने आपको ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ाया है, ठीक है। ज़रूर देखिएगा, बना हुआ है सबका प्लेलिस्ट, ठीक है, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसके लिए भारत जो है सागरमाला प्रोग्राम भी लेके आया है, जिसके द्वारा हम लोग जो है फोकस करते हैं आपको कोस्टल एरिया डेवलपमेंट पे। इसके अलावा जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग जो है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल पे फोकस कर रहे हैं कि नेशनल वाटरवे 1 ये सब नेशनल वाटरवे को बनाने का। इसके अलावा 14 जो है मेगा कोस्टल इकोनॉमिक जोन भी हम लोग बना रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो दोस्तों किया जा रहा है सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर में। और हम लोग का मकसद है कि 35,000 से 40,000 करोड़ रुपया जो है सेव करना है माल ढुलाई में, अगर हम इनलैंड वाटरवेज को जो है वो प्रमोट करते हैं तो, ठीक है। और मकसद वही है सागरमाला प्रोजेक्ट का कि जो जल के द्वारा जो माल ढुलाई होता है उसको डबल करना है। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो बोल रहा है लेस देन 2%, तो ये भी हमारा सही है। तो कौन कितना सही है बताइए। तो 85 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना क्षेत्र है उसके बारे में बोला। इंडियन रेलवे इज द 4th लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड वाइड लेंथ वाइज। मतलब अगर लेंथ के हिसाब से देखें तो भारत का रेल जो है वो पूरे विश्व में 4थे स्थान पे, ये सही है। फर्स्ट स्थान पे है यूएस, सेकंड पे है रूस, ठीक है, थर्ड पे है चाइना और चौथे पे है भारत। भारत में लगभग कितना रेलवे का लेंथ है, वो स्टेशन कितना है भारत में, लगभग 7,335, मतलब मोटा मोटी 7,000 स्टेशन और 1.25 लाख किलोमीटर है। 1.25 किलोमीटर के आसपास हमारा जो है, लाख किलोमीटर के आसपास हमारा रेलवे का लंबाई है। भारत में लगभग 13,500 जो है पैसेंजर ट्रेन चलता है, ठीक है, जाने आदमी को, व्यक्ति के आने जाने के लिए। और अगर मालगाड़ी देखेंगे तो लगभग 9,100 मालगाड़ी भारत में चलता है। ये हमारा सही है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा पैसेंजर जाते हैं, लेकिन अगर हम माल ढुलाई के हिसाब से देखें तो चौथे स्थान पे, और लेंथ के हिसाब से देखें तो चौथे स्थान पे आते हैं। पहले स्थान पे किससे, आदमी के हिसाब से। वैसे भी इंडिया की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। रेलवे को डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार का बहुत सारा स्कीम है, जिसमें नेशनल रेलवे प्लान है जो ये बोलता है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है 2030 तक, ठीक है, ताकि 2050 में जितना भी सामान का माल ढुलाई का आवश्यकता है उसको हम लोग पूरा कर पाएँ। उसके लिए 2030 तक हम लोग उसको डेवलप कर लेंगे, ठीक है। उसका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, अलग से मालगाड़ी के लिए अलग से आपका कॉरिडोर होगा, ताकि मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी साथ साथ ना चले, ठीक है। मेरी सहेली करके ऐप है, जिसमें महिलाओं का जो ट्रेन में जा रहा है उसकी सुरक्षा के लिए मेरी सहेली, राय दृष्टि पोर्टल है, ठीक है। इसमें एक सिंगल डैशबोर्ड है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो ये सारा चीज़ हमको किया जा रहा है रेलवे में। वहीं अगर हम रोड का बात करेंगे तो भारत में रोड के हिसाब से कितना रोड का लंबाई है, 66 लाख किलोमीटर भारत में जो है रोड का लंबाई है। और ये पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जो है रोड नेटवर्क भारत में है, ठीक है। पहले स्थान पे रोड नेटवर्क में है वो है अमेरिका। अमेरिका में सबसे बड़ा रोड का लंबाई है, ठीक है। और ये बताइए विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क कहाँ पे है, ठीक है, उसका नाम क्या है वो बताओ, ठीक। भारत में रोड को डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास भारत माला प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का हम लोग बात करेंगे तो लगभग 4.5% जीडीपी में इसका रोल है, ठीक है। भारत में अगर हम रोड नेटवर्क का बात करेंगे उसमें नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है। तो नेशनल हाईवे पूरे रोड नेटवर्क का मात्र 2% है। लेकिन अगर सामान माल ढुलाई का ट्रैफिक का बात करेंगे तो 40% सामान जो है वो नेशनल हाईवे से जाता है। जो पूरे अगर नेशनल हाईवे का अगर लंबाई देखेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग मात्र उसका 2%, लेकिन माल ढुलाई में वो 40% है। तो बोला इंडियन रेलवे इज 4th लार्जेस्ट, ये हमारा ठीक है। फिर वो नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूटेड 10% ऑफ इंडिया रोड नेटवर्क, 10% नहीं है, 2% है, लेकिन माल ढुलाई में 40% है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आंसर होगा करेक्ट ओनली 1। कुछ पॉइंट और आप याद रखेंगे, ठीक है। रोड सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई अलाउ है, मतलब
आपको डायरेक्ट आपको रोड सेक्टर में आप 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इसके लिए सरकार का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रूट से स्वचालित मार्ग से ही आपको इन्वेस्ट कर सकते हो। 36 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि दूसरा वाला हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर हम 87 देखते हैं। बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ठीक है। जैसे पहला है कि एन एड वैलोरम टैक्स इज ए टैक्स बेस्ड ऑन द एसेस्ड वैल्यू ऑफ एन आइटम सच ए रियल एस्टेट और पर्सनल प्रॉपर्टी। वो रहा मूल्य अनुसार, नाम से पता जितना मूल्य उतना ज़्यादा टैक्स। किसी वस्तु के आकलित मूल्य पर आधारित होता है, जैसे कि अचल परिसंपत्ति या व्यक्तिगत परिसंपत्ति, उसको एड वैलोरम टैक्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये गुड्स और सर्विस पे लगता है, ठीक है, वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका होता है, ठीक है। बोला जीएसटी टैक्स इन एड वैलोरम टैक्स, सही है। जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, जीएसटी में भी तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू ही देखा जाता है, जितना वैल्यू ऐड हुआ उसके अनुसार हमारा जीएसटी लगता है। एक तरह का वैल्यू एडेड टैक्स है, एक तरह का एड वैलोरम टैक्स है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम क्लासिकल डांस फोक डांस का बात करेंगे, है ना, तो उसमें जीएसटी 18% है उसका। अगर आप डांस ड्रामा देखते हो तो लग्जरी कार्स है 28% है। मतलब जितना ज़्यादा वैल्यू उसका बढ़ेगा उतना ज़्यादा टैक्स भी आपका बढ़ रहा है। वैल्यू पे डिपेंडेंट इसे जीएसटी पे एड वैलोरम टैक्स है, ठीक है, मूल्य के अनुसार कर है। तो दोनों जो है हमारा दोस्तों वो सही है। तो सही जो उत्तर पूछा है दोनों होगा, वो एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर हम 88 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू ऑफ इंडिया। देखो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वित्तीय आसूचना एकक, ये क्या काम करता है? जो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर में काम करता है, वित्त मंत्रालय के अंदर में काम करता है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो आपका राजस्व विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस वित्त मंत्रालय के अंदर में, उसके अंदर में ये काम करता है, ठीक है। और ये क्या क्या काम करता है? जासूसी, मतलब सूचना को कलेक्ट करता है। कैसी सूचना? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जो भी जरूरी सूचना है उसको ये कलेक्ट करता है। उसके बाद इस सूचना को वो साझा करता है, ठीक है। ये अपना रिपोर्ट जो है पब्लिश किसको करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल। तो जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है वो अपना रिपोर्ट जो है किसको देता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को देता है। अब मैंने आपको पहले बताया था, जिस भी संस्था के नाम में काउंसिल हो, काउंसिल का मतलब हिंदी में परिषद हो, उसको हेड कौन करता है? उसको हेड करता है कोई एक मंत्री, ठीक है। तो उसी तरह से इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को जो हेड करते हैं वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किन मामलों को देखता है? क्या सभी मामलों को देखता है? तो नहीं। तो लिखा गया है कि एक रूल है, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि सभी बैंक, ठीक है, जो भी 10 लाख या 10 लाख से अधिक का लोन, ठीक है, देता है किसी को, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है मंथली मासिक रूप से मंथली आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, बैंकों को वो बताना पड़ेगा। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको एनालिसिस करता है और फिर अलग अलग संस्था से इन्फॉर्मेशन को बांटता है। बोल रहा है इट इज़ मैंडेटरी फॉर द बैंक्स टू, तो बोल रहा है इट फंक्शन द जुडिशियल होम अफेयर नहीं है, वित्त मंत्रालय के अंदर में काम करता है, गृह मंत्रालय के अंदर नहीं करता है। ये बोल रहा है इट इज़ मैंडेटरी फॉर बैंक्स इन इंडिया टू फर्निश मंथली कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट टू द एफआईयू ऑन ट्रांजेक्शन ओवर रुपीज 2.5 लाख। 2.5 लाख नहीं तो 2.5 लाख से ऊपर का नहीं, 10 लाख से ऊपर का अगर ट्रांजेक्शन अगर कोई बैंक कर रहा है, ठीक है, तो उसको मंथली लेवल पे जो है बताना पड़ता है, ठीक। तो ये भी हमारा गलत है। तो कौन सा कथन सही है? कोई भी कथन सही नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका डी, राइट। 88 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड ए राइपनिंग एजेंट फॉर फ्रूट्स। फल को पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इसको बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? C2H2, इसको बोलते हैं C2H2, या इसको बोलते हैं इथाइलिन। इथाइलिन को बोल सकते हैं हम लोग इथीन, ठीक है, राइट। तो ये हो गया C2H4, ठीक है, C2H2 डबल बॉन्ड C2H2। इसको जो है पकाने का काम किया जाता है। इसको अल्कीन भी बोल, क्योंकि इथीन है ना, तो अल्कीन होता है CnH2n फार्मूला। ये कलरलेस होता है, फ्लेमेबल गैस होता है, स्वीट टेस्ट ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। ये नेचुरल रूप से भी मिलता है और इसको आर्टिफिशियल रूप से भी जो हम लोग उसको बना सकते हैं। तो ये इलीगल यूज करना नहीं है, बस इसका लिमिट जो है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये परमिट करता है कि भाई कोई भी अगर हम यूज करेंगे इथाइलिन, ठीक है, उसका मात्रा 100 ppm से अधिक जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इथाइलिन गैस को हम लोग डायरेक्ट जो है फल में छिड़क नहीं सकते हैं, उसको अलग से हम लोग को डालना पड़ेगा, ठीक है।
चलो, तो ये हो गया। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? इथाइलिन। ठीक है, बाकी आपको पता है मिथेनॉल जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, जहर के बराबर होता है ये। प्रोपाइल अल्कोहल, आप बताइए कहाँ पे यूज करते हैं प्रोपाइल अल्कोहल? सोडियम कार्बोनेट, पता है आपको, वाशिंग सोडा ये सब बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 90। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 90। बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ए पार्टिकुलर कंज्यूमर क्लास। पूरा पब्लिक गुड्स जो होता है उसका फ़ायदा सबको मिलता है और कि एक विशेष वर्ग के लिए सीमित नहीं होता है। ठीक है, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, और ये सबके लिए अवेलेबल होता है और इसका किसी पार्टिकुलर पर्पस, पार्टिकुलर लोगों को हम लिमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पब्लिक गुड्स। राइट, जैसे पार्क है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे आपका कहीं तालाब है, तो वो कोई भी यूज कर सकता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई इसके में राइवलरी नहीं होगा। ये नहीं होगा कि पार्क में आप चले गए तो दूसरा व्यक्ति जाएगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इस तरह से नहीं है। राइट, तो दिक्कत ये होता है कि पब्लिक गुड्स में भले आपने टैक्स दिया हो नहीं दिया हो, आप उसका यूज कर सकते हो। इसलिए इसमें कॉन्सेप्ट, इसमें जो है दिक्कत हो जाता है फ्री राइडर्स का। फ्री राइडर्स मतलब कोई व्यक्ति टैक्स दिया है तो वो तो पार्क में जा रहा है तो चलो ठीक है, जो व्यक्ति टैक्स नहीं दिया फिर भी वो पार्क में उसका बेनिफिट अपना उठा सकता है। तो फ्री राइडर्स मतलब मुफ्तखोरी का भी जो बोलते हैं हिंदी में, उसका इशू होता है आपका फ्री राइडर्स का। ठीक है, उसको पब्लिक गुड बोला जाता है। और प्राइवेट गुड्स क्या होता है? इसमें राइवलरी होता है, जो व्यक्ति यूज पैसा देगा उसी का होगा। जैसे मान लीजिए आप किसी जो है क्लब का मेंबर बनते हैं, या फिर अगर आपके घर पे मंदिर है, या फिर तालाब है, या फिर कोई नहर है आपके घर पे, या फिर जो है फ्रिज है, वो आपका प्राइवेट गुड्स है, सिर्फ आप ही यूज़ कर पाओगे क्योंकि आपने उसको पैसा दिया है। इसमें कोई कंपटीशन ये सब जो है वो नहीं होता है, तो उसको प्राइवेट गुड्स बोलते हैं जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। जिसमें कंपटीशन होता है, राइवलरी होता है, मतलब एक व्यक्ति यूज करेगा दूसरे के अवेलेबल नहीं होगा, जो पैसा देगा वही उसको बोलते हैं प्राइवेट गुड। ठीक है, उसमें लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं, जो पैसा नहीं देगा उसका वो यूज नहीं होगा। फिर बोल रहा पब्लिक गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट। बोला सरकार के द्वारा ये होता है, ऐसा नहीं है। इसको जो है देखो, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट आप समझिए। एक होता है पब्लिक प्रोविज़न। ठीक है, पब्लिक प्रोविज़न क्या होता है? सरकार डिसाइड करती है कि बजट हम लोग फलाना चीज़ बनाएंगे और उसको बजट में उससे उसके द्वारा उसको बनाया जाता है, बजट से पैसा खर्चा करके। ठीक है, इसके लिए कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, उसको बोला जाता है पब्लिक प्रोविज़न। दूसरा होता है पब्लिक प्रोडक्शन। देखो, पब्लिक गुड्स कोई भी बना सकता है, बस कंडीशन यही है कि ये एक्सक्लूड किसी को नहीं करता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है और सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उसको पब्लिक भी बना, सरकार भी बना सकता है। तो अगर सरकार बनाता है पब्लिक गुड्स को तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोडक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी प्राइवेट भी पता है, बहुत सारे ऐसे पार्क्स हैं जो प्राइवेट लोगों ने बनाए हैं, तो क्या उसमें हम और आप नहीं जा सकते हो? जा सकते हो, है ना। हो सकता है बाद में पैसा उसको सरकार दे देता होगा, राइट, या फिर कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा किया होगा। तो ये सारा चीज़ है। ये एक्सक्लूसिवली बोल रहा है कि केवल सरकार द्वारा होगा, तो ये नहीं होगा। सरकार अगर करेगा तो उसको पब्लिक प्रोडक्शन बोलेंगे, प्राइवेट लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, तो हमारा डायरेक्ट सही ऑप्शन निकल जाएगा, क्योंकि पहला सही है और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। फर्स्ट सही है किंतु सेकेंड स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो गलत है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 91। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट, रेमिटिंग सर्विसेज, प्रोवाइडिंग नेट बैंकिंग एंड फंड ट्रांसफर सर्विसेज, प्रोवाइडिंग क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स टू अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड सेक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक आपको पता है, नचिकेत में जो समिति था दोस्तों, उसके सलाह पे सरकार ने पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया। पेमेंट बैंक इसलिए बनाया गया ताकि रेमिटेंस सर्विस देने के लिए, धन भेजने के लिए। ठीक है, ये डिमांड डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करता है। 2 लाख तक का डिमांड डिपॉजिट मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आप इसमें खोल सकते हैं। टाइम डिपॉजिट नहीं, मतलब फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट नहीं खोल सकते, ये आपको लोन नहीं देगा। ठीक है, पैसा उसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, ये आपको एटीएम कार्ड ये सब इशू कर सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकता है। डेबिट कार्ड ये इशू आपको कर सकता है। एग्जांपल इसका बहुत सारे पेमेंट बैंक है, एयरटेल फाइनेंस बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक है, ये सारा बैंक है। ठीक है, प्लस ये लोन तो दे ही नहीं सकता है और लोगों से जमा स्वीकार कर सकता है, लेकिन वो भी करेंट अकाउंट, चालू खाता और बचत खाता। लेकिन याद रखिए एनआरआई लोगों का पैसा ये जमा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, पेमेंट जो बैंक्स होते हैं उसको लाइसेंस मिल सकता है, वो जो है मोबाइल
फर्म्स चला सकते हैं, है ना, सुपरमार्केट चेन्स ये सब चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पेमेंट बैंक का जो अकाउंट होल्डर होता है वो किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकता है, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट बैंक के पास जो भी पब्लिक पैसा जमा करते हैं करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, उस पैसे का वो किसी को लोन नहीं देगा। तो क्या करेगा भाई, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, सरकारी जो प्रतिभूतियाँ हैं, ठीक है, उसको वो खरीदता है और बदले में सरकार उसको ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो उसको जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डालना होता है, जो भी पेमेंट बैंक में जो भी पैसा जमा होता है उसी में वो इन्वेस्ट कर सकता है, बाकी लोन वोन तो दे ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए होगा डिमांड डिपॉजिट ले सकता है, हाँ टाइम, ठीक है, करंट अकाउंट सेविंग खोल सकता है, धन प्रेषण सुविधा है, फंड ट्रांसफ़र करने का सुविधा है, लेकिन क्रेडिट कार्ड लोन ये सब नहीं दे सकता है, ठीक है, ये गलत होगा, ठीक है। तो सेवाएं प्रदान की जाती है कौन सी, तो कितने सेवाएं की जाती है, तो 3 सेवा, ओनली 3 होगा, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 92 है, बोला रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है रिपोर्ट, ठीक है। तो हाल ही में इस रिपोर्ट को IUCN ने जो है वो पब्लिश किया है, जो फोकस करता है कि किस तरह से ब्लू इकोनॉमी मतलब मेरीन और ओशियन इकोसिस्टम को हम जो है प्रमोट कर सकते हैं सस्टेनेबल तरीका से, कैसे हम लोग उसको रीस्टोर कर सकते हैं, समावेशी विकास कर सकते हैं, साझेदारी गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ये सब हम लेके आ सकते हैं। कोस्टल पॉपुलेशन का आवश्यकता कैसे है, कैसे जो है स्वदेशी लोगों का हम लोग शामिल कर सकते हैं कोस्टल कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने में, ये सारा चीज़ जो है इस रिपोर्ट में, जिसका नाम है रीजनरेटेड ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी, IUCN ने लेके आया है, ठीक है, राइट। तो ये हमको ध्यान रखना है, किसका है भैया, ये IUCN का। बाकी वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आपको पता ही, UNEP का रिपोर्ट है, एमिशन गैप रिपोर्ट, ये सब ध्यान रखेंगे। WWF फंड फॉर नेचर, इसका कोई रिपोर्ट अगर है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। तो आंसर है 92 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दोस्तों 93। बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है। जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो इसको रेगुलेट करती है, ट्राई इसको रेगुलेट करती है, उसके बारे में बोल रहा है। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट विद सब्सक्राइबर बिलियन ऑफ सब्सक्राइबर बेस ऑफ ओवर ए बिलियन, मतलब भारत बोल रहा है 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संचार बाजार है। सही बात है, पहला कौन सा होगा, यही सा बात है, कौन सा होगा दोस्तों, चाइना होगा, क्योंकि चाइना की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना। तो और वो जो है पैसा भी इंडिया ज़्यादा है, तो वहाँ टेलीकम्युनिकेशन इंडिया से ही अच्छा ही होगा। और दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो वैसे इंडिया में है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, तो इसलिए जनसंख्या को मोटा मोटी देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा जो है टेलीकॉम हमारा मार्केट है पूरे विश्व का, ठीक है, राइट। भारत में जो टेली डेंसिटी मतलब कितने लोगों के पास मोबाइल इंटरनेट सुविधा है, मोबाइल का सुविधा है, ठीक है, वो 90% भारतीयों के पास मोबाइल का जो है वो सुविधा है, जिसमें 57% गाँव में और लगभग शहरों में जो है वो आपका टेली डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, 60% के आसपास, राइट, ठीक है। तो तो ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा है, भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जो अलाउ किया ऑटोमेटिक रूट से, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से जो है वो अलाउ किया है 100% FDI, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है गलत है, क्योंकि 74% नहीं था, पहले था 74, अब 100% उसको बढ़ा दिया गया है। टेलीकॉम सेक्टर, अगर FDI के बारे में बात करेंगे तो FDI सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में आता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि टेलीकॉम सेक्टर में जो FDI आता है वो थर्ड नंबर पे आता है। तो सबसे ज़्यादा FDI किस सेक्टर में आता है, कौन से क्षेत्र में आता है वो बताओ। दूसरे नंबर पे किस में आता है वो बताओ। तीसरे नंबर पे जो FDI आता है सबसे ज़्यादा वो किस में आता है, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में जो है वो आता है हमारा, ठीक है। तो इसके अलावा भारत सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जितने भी ग्राम पंचायत, भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, उसके द्वारा वो जो है 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी उन लोगों को देना है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री वाणी स्कीम भी है, ठीक है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इसमें क्या है, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क बनाना है पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी देना है। इसके अलावा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो ये बोलता है टेलीकॉम सेक्टर को प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस अपना बढ़ाने के लिए, ताकि जो है हमारा टेलीकम्युनिकेशन में विशेषता और भी बढ़े। तो बोल रहा है 5G नेट भारत में जो है 28 स्टेट और 8 UT में है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये हमारा सही है कि 5G नेटवर्क जो है 28 राज्यों 8 यूनियन टेरिटरी में हो चुका है, ठीक है। तो आंसर जो है कितने कथन सही है, केवल 2, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द लोक अदालत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोक अदालत के बारे में देखो, लोक अदालत जो है वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, वैकल्पिक विवाद निवारण का एक जो है तरीका है, ठीक है ना। इसमें जो है लोक अदालत बनाया जाता है, ठीक है। लोक अदालत जो बनाया जाता है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी
जो एक्ट है, ठीक है, 1987 का, इसके तहत तीन संस्था बना था। एक नेशनल लेवल पे नालसा बना था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, सालसा बना था हर स्टेट में, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना था। इसके अलावा लोक अदालत भी बना था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंडर में। इसका काम था लोगों को जो है त्वरित न्याय देना, स्पीडी जस्टिस देना, कोर्ट में जो बहुत ज़्यादा केस पेंडिंग है उसको कम करना, और मेल मिलाप करके पक्षों को एक समझौता पे लेके आना और विवाद का निवारण करना। इससे टाइम भी बचता है और ख़र्चा भी हमारा कम होता है, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल तरीका है, ठीक है। जो भी मामला का सुनवाई होता है, कोई इसमें रूल्स और रेगुलेशन उस तरह का फॉलो नहीं किया जाता है जिस तरह से नॉर्मल कोर्ट में किया जाता है। इसीलिए बहुत ही त्वरित न्याय, क्विक न्याय देता है, सस्ता होता है। ये कोई चार्ज आपसे फ़ी नहीं करता है, नॉमिनल फ़ी चार्ज करता है, ठीक है। और पार्टी को, जो भी पक्ष हैं, उसको ये नहीं बोला जाता है कि आप आइए जो है इसमें करिए, विवाद का निवारण करवाइए, ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, उसको इनकरेज किया जाता है कि आइए, क्यों क्यों कोर्ट में जा रहे हैं, उसमें कोर्ट में मामला इतने दिन तक पेंडिंग चलेगा, खर्चा हो होगा। तो लोगों को जो है इंस्पायर किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि आइए जो है आप इसमें लोक अदालत में आपके विवाद का निवारण किया जाएगा, ठीक है। आपको पे बाध्यकारी फोर्सफुली आपको नहीं बुलाया जाता है। लोक अदालत जो भी डिसीजन लेता है वो आप पे बाइंडिंग होता है, ठीक है, और उस पर आपको मानना ही पड़ेगा, अंतिम होता है। अगर अपील करना है तो उस पर अपील नहीं होगा, अलग से आपको केस दायर करना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया लोक अदालत को लेके, और ये बोला कि लोक अदालत का जो प्रोसीडिंग्स होता है वो जुडिशियल नेचर का नहीं होता है, मतलब कोर्ट के जैसा उसका डिसीजन को नहीं होता है, ठीक है। और जो भी व्यक्ति लोक अदालत में हेड कर रहे हैं, ठीक, प्रिसाइड कर रहे हैं, उनको लोक अदालत का मेंबर बोला जाएगा, उसको जज नहीं बोला जाएगा, ठीक है। और उसके लोक अदालत के जो मेंबर्स होंगे उसको जुडिशियल पावर वैसा नहीं है जैसा कोर्ट में है, इसीलिए इसको लोक अदालत के जो कार्रवाई होगा वो जुडिशियल न्यायिक प्रकृति का नहीं होता, ऐसा मद्रास, ऐसा जो है कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला है। लेकिन हाँ, वो एक स्टेचुटरी जो है कंसिलिएटर का काम करता है, ठीक है। डिस्प्यूट जो है विवाद निवारण का मध्यस्थता के द्वारा या नेगोशिएशन के द्वारा काम करता है और मेल मिलाप करके डिसीजन पे पहुंचाता है, ठीक है। लोक अदालत के जो मेंबर होते हैं, मतलब जो है उसको हेड कर रहे हैं, जो फैसला सुना रहे हैं, उनको अपना डिसीजन को मनवाने का पावर नहीं है। बस हाँ, वो ऑर्डर देंगे, फिर मानना नहीं मानना वो पक्ष पे डिपेंड करता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बोर्ड 81 ऑफ द अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, हाँ है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है इट हैज़ बीन ग्रांटेड स्टेचुटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ये भी है, ठीक है, सांविधिक दर्जा दिया गया है। फिर बोला द पर्सन रिसाइडिंग केसेस इन द लोक अदालत एक्ट इन जुडिशियल कैपेसिटी, नहीं, उसको न्यायिक जो है क्षमता नहीं होता है, गैर न्यायिक क्षमता होता है, तो ये हमारा गलत होगा। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो 94 का ऑप्शन होगा दोस्तों बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95, द रिसेंटली डिस्कवर 5200 ईयर जो पुराना हड़प्पा सेटलमेंट है पडला बेट, वो कहाँ पे है। ये सब जो बेट पेट होता है वो कहाँ होता है, गुजरात, तो गुजरात के कच्छ में ही है, ठीक है। और ये जूना जो खटिया जगह है वहाँ पे है। यहाँ पे मास बरियल साइट है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दफनाया गया था, 5200 साल पुराना है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा आपको पत्थर वत्थर का औजार ये सब मिला है, टेराकोटा, ये सब आदमी और जानवर का जो है हड्डी उड्डी मिला है, भेड़ का, बकरी का, कैटल का। इससे पता चलता है कि वहाँ पे लोग जो है जानवर को पालते थे। तो पडला बेट कहाँ है, ये आपका है गुजरात में। अच्छा, पंजाब में क्या है भैया, रोपड़। राजस्थान में क्या है, कालीबंगन। हरियाणा में क्या है, राखीगढ़ी, जो सबसे बड़ा हड़प्पा का साइट है। इसलिए वाला बहुत सारा हड़प्पा का साइट है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि गुजरात में और कौन कौन सा हड़प्पा का साइट है, और जम्मू कश्मीर में कौन सा है, राजस्थान में कौन सा है, हरियाणा में कौन सा है, और मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी नदी के बगल में स्थित है, बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। खाली सुनिए मत, कहानी जैसा हाथ पैर चलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 है, बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी के बारे में, जीएसटी जो आया था वो 2017 में लाया गया था, ठीक है, 1 जुलाई के आसपास। ये आपका जितने भारत में इनडायरेक्ट टैक्स है लगभग सभी को इसमें सब्सिड्यूम किया गया था, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो। कुछ इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर को छोड़ दिया गया था, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी,
ये सारा चीज़। इसके अलावा अल्कोहल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ये सब पे जीएसटी अभी नहीं लगता है। ठीक है, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जीएसटी काउंसिल है, वो डिसाइड करती है कि जीएसटी का रेट कितना होगा। ठीक है, जीएसटी जो बनाया गया था वो हमारे जीएसटी जो काउंसिल है दोस्तों, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसके हेड जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, और इसको डिसीजन को लागू करने के लिए 75% जो है मेजोरिटी चाहिए, जिसमें से 1/3 मेजोरिटी किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 2/3 मेजोरिटी जो होता है वोटिंग पावर किसके पास होता है, वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगा तो 66% वो ला सकता है, उसका वोटिंग पावर होगा। और अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो 33% ला सकता है डिसीजन, 33% जो है उसके पास वोटिंग का अधिकार होता है। इसका मतलब कोई भी डिसीजन अगर लाना है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में आना पड़ेगा, तभी जाके 75% हमारा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है इसको, इसलिए जीएसटी जो है सिंगल कम्प्रिहेंसिव डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये गलत हो गया। फिर बोला इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, सही बात है, जहाँ पे जो सामान कंज्यूम होता है वहीं पे जीएसटी लगा जाता है। कहने का मतलब अगर कोई गाड़ी है वो अगर गुजरात में बना है और कंज्यूम हो रहा है वेस्ट बंगाल में, तो जीएसटी कहाँ पे लगेगा, वेस्ट बंगाल में लगेगा, ना कि गुजरात में लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही, पहला हो गया गलत। आंसर हो जाएगा, केवल सही कथन पूछा है तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। उसका देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपका महंगाई तो बढ़ रहा है लेकिन उसका रेट घट रहा है। जैसे मतलब 100 रुपया मूल्य था वो 110 हो गया, ठीक, फिर जाके 115 हो गया, तो मूल्य तो बढ़ रहा है लेकिन रेट देखोगे तो यहाँ पे 10% बढ़ा है। ठीक, यहाँ पे लगभग आप समझ लो 5 से 7% बढ़ा है। तो इन्फ्लेशन का रेट घट रहा है लेकिन महंगाई बढ़ रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, तो डिसइन्फ्लेशन क्या होगा, रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये इसका हो गया। और डिफ्लेशन क्या होता है, जब आपका मूल्य घटता है तो उसको अपस्फीति बोला जाता है। ठीक है, मतलब 100 रेट था 90 हो गया, तो ये फिर घट के 85 हो गया, तो हम बोलेंगे वो क्या है, अपस्फीति है, डिफ्लेशन है। तो परसिस्टेंट फॉल इन प्राइसेस ये हो गया। रिफ्लेशन का क्या मतलब होता है, देखो डिफ्लेशन जब होता है, मंदी जब अर्थव्यवस्था का साइकिल अगर आप देखोगे तो ये बूम साइकिल है, मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, फिर ये डाउन साइकिल होता है। ठीक है, महंगाई घटता है, डिफ्लेशन, फिर और नीचे जाता है। ठीक है, और नीचे उसका जब मंदी से अर्थव्यवस्था उभरता है तो उसको हम लोग रिफ्लेशन बोला जाता है। तो ये क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिकवरी। जब अर्थव्यवस्था रिकवर करता है तो उसमें मूल्य जब बढ़ता है तो उसको पुनः स्फीति कहा जाता है। तो ये हमारा सही है। तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, सिर्फ एक पेयर, ओनली वन हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल है दोस्तों और एक तरफ राज्य है। ठीक है, मतलब फसल जब काटा जाता है तो उसको बोला जाता है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। तो उसको इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग नाम से। ठीक है, जैसे मकर संक्रांति ये सभी कहा जाता है, लोहड़ी कहा जाता है, बिहू, पोंगल, तो इसके बारे में। ठीक, तो जैसे क्या है, बोहाग बिहू। तो बोहाग बिहू कहाँ का है, बोहाग बिहू जो है असम का है, इसको रोंगाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अप्रैल के महीने में ये मनाया जाता है, बस मोटा मोटी याद रखना हमको। तो वेस्ट बंगाल का नहीं, ये गलत हो गया पहला। दूसरा है पुथंडू। जो पुथंडू है कहाँ का है, नाम से पता चला साउथ इंडिया का है, तो ये तमिलनाडु में है। और इसमें पोंगल वोंगल मनाते हैं, मतलब बनाते हैं चावल से और उसको फिर बांटा जाता है। तो पुथंडू कहाँ के, तमिलनाडु का, दूसरा ऑप्शन सही है। फिर पोहिला वैशाख। पोहिला वैशाख कहाँ का है, नाम से पता चल रहा है, पोहिला हो गया पहला और वैशाख मतलब बंगाली नाम है थोड़ा, तो ये बंगाल का होगा, छत्तीसगढ़ का नहीं है, तो ये वाला गलत है। विशु, विशु जो है दोस्तों वो कहाँ का है, वो है आपका केरला का। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया। तो बोल रहा कितने सही सुमेलित है, सिर्फ एक सुमेलित है, वो है आपका 98 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, इसमें गुड्स एंड सर्विस फिक्स बास्केट का इसमें वो देखते हैं। ठीक है, और हाउस होल्ड लेवल पे देखा जाता है। इसी को आपको सीपीआई जो होता है अलग अलग टाइप का होता है, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, ठीक है, सीपीआई कंबाइंड, ठीक है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, सीपीआई रूरल लेबरर, उसके बाद नॉन मैनुअल एग्रीकल्चर लेबर। तो ये सारा का बहुत सारा टाइप्स होता है। तो सीपीआई जो कंबाइंड होता है उसको आपका आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। ठीक है, वो याद रखिएगा। और सीपीआई का बेस ईयर आपका अलग अलग होता है। जैसे अगर हम सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का आधार वर्ष देखेंगे तो ये हमारा कितना है दोस्तों,
2016 है। और इसको लेके कौन आता है, लेके आता है लेबर ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। उसी तरह से CPI अर्बन नॉन मैनुअल लेबर, ठीक है, अर्बन नॉन मैनुअल लेबर, उसके लिए बेस ईयर है 1984-85, इसको भी लेबर ब्यूरो जो है लेके आता है। फिर है CPI एग्रीकल्चर लेबर, इसका बेस ईयर 1986-87 है, जिसको लेबर ब्यूरो लेके आता है। और एक है CPI रूरल वर्कर, ठीक है, इसको लेके आता है कौन, लेबर ब्यूरो, और इसका बेस ईयर 1983 है। मतलब बेस ईयर लगभग अलग अलग है। तो बोल रहा है CPI मेजर द चेंजेज ओवर टाइम इन गुड्स जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड रिक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। तो ये हमारा ठीक है। ऑल द एग्जिस्टिंग 4 टाइप्स ऑफ CPI, मतलब चाहे रूरल ये हो, रूरल हो, अर्बन हो, कंबाइंड इंडस्ट्रियल वर्कर, क्या सबका बेस ईयर सेम है, नहीं, बेस सेम नहीं है। दूसरा गलत है। बोला करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, 99 का जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन हमारा ए होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 100 है। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। लेबर फोर्स इंक्लूड्स ऑल द पीपल इन द वर्किंग एज ऑफ 15 से 59 साल। ठीक है, लेबर फोर्स उन लोगों को बोलते हैं जो 15 से 59 साल का है, जो काम कर सकते हैं और काम करने का समर्थ है। ठीक है, इसमें वर्क फोर्स भी आता है, जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, और इसमें बेरोजगार लोग भी आते हैं जो काम नहीं कर रहे लेकिन काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लेबर फोर्स इंक्लूड बोला ऑल द पीपल इन द वर्किंग एज, सब ग्रुप काम वो नहीं आएंगे, जो काम करना चाह रहे हैं वो आएंगे, और जो एक्चुअल में काम करना चाह रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं वो आएंगे, प्लस जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में वो आएंगे। ठीक है, तो उसको लेबर फोर्स बोलते हैं। लेबर फोर्स मतलब वर्क फोर्स, वर्क फोर्स मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहा है वो, प्लस अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड लोग जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन काम करना चाह रहे हैं। तो सभी लोग को वो नहीं होता है, इसलिए ये गलत होगा। दूसरा बोल रहा है वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन। तो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो का सही है कितने लोग जो है एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, बाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन टोटल जनसंख्या में कितने लोग जो हैं काम कर रहे हैं, वो ये हमारा सही होगा। फिर बोल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड एमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। तो जितना हमारा लेबर फोर्स है, मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने लोग काम करना चाह रहे हैं कर नहीं रहे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स में कितने लोग जो है काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है, उसको अगर डिवाइड कर देंगे, कितने लोग काम करना चाह रहे हैं और काम नहीं मिल रहा है, उसको अनएम्प्लॉयड लोग बोलेंगे, बटा टोटल हम लेबर फोर्स करेंगे तब हमको अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो कितने कथन सही हैं, ओनली 2 हमारा सही है, पहला हमारा गलत है। तो इस तरह से हमने जो है 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टेस्ट लेंगे और उस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।